नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है सफलता रिसर्च सेंटर में। हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है, जिसके लिए हमारी टीम जी जान से लगी हुई है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जिसमें आपको शून्य से शिखर तक ले जाने में हमारा उद्देश्य रहेगा। तो चलिए, आज हम पॉलिटी की चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं। नागरिकता के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। नागरिकता में और भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद कितने हैं। भाग 2 में 5 से 11 तक का वर्णन किया गया है, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में बताया है। तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले, क्लास स्टार्ट शुरू करने से पहले, आज रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, तो आप सभी को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर हार्दिक बधाइयाँ हों। तो चलिए, इसी के साथ आज शुरू करते हैं, नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां कितनी हैं। तो चलिए देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारत में नागरिकता 1955 के तहत है। ठीक, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। फर्स्ट क्या है, जन्म के आधार पर। एक अब 1986 में जन्म लेने वाले सभी बच्चों, 1986 के संविधान संशोधन में हुई है। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में हम सभी हैं। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 यानी कि संविधान संशोधन कितनी बार। नागरिकता संविधान संशोधन 5 बार हुए हैं। पहला हुआ था 1986 में, दूसरा हुआ 1992 में, और तीसरा हुआ सन 2003 में, और चौथा हुआ सन 2005 में, और पाँचवा हुआ था सन 2019 में हुआ था। तो चलिए चलते हैं दूसरी विधि पे, कैसे हम नागरिकता प्राप्त करेंगे। दूसरी विधि के द्वारा वंश के आधार पर 1992 विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। यदि उनके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। एग्जाम्पल में क्या हो गया, शिखर धवन को नागरिकता दी गई है भारत की। तो अब चलते हैं तीसरी विधि के द्वारा नागरिकता कैसे लें। पंजीकरण। तीसरी विधि क्या है, पंजीकरण। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होता है। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल पर देश की नागरिकता प्रदान की जाती है। अब चलते हैं चौथी क्या है। चौथी है देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही वह भारत में 10 सालों से रह रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और आखिरी चलते हैं, पांचवी क्या है, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि क्या होती है। अर्जित भूमि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। जैसे कि सिक्किम को क्या किया गया, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया, 22वां राज्य बना लिया गया। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को भी नागरिकता दे दी गई। बांग्लादेश के परागन जिले को भी नागरिकता प्रदान की गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे। अब एनआरआई या एनआरआई क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं एनआरआई क्या होते हैं। नॉन रेजिडेंस इंडियन। ठीक है, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रहते हैं लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चले गए हैं, तो वह लोग एनआरआई कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं, एनआरआई कहलाते हैं। तो अब चलते ओवरसीज सिटीजनशिप क्या होता है। ओवरसीज सिटीजनशिप यानी इसे सन 2005 में
लक्ष्मीमल सिंधवी द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, जो दोस्तों क्या कर लेते हैं, विदेश की नागरिकता तो ग्रहण कर लेते हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत में आ जा सकता है। कि भाई इसमें क्या होता है दोस्तों, ओवरसीज सिटीजनशिप में क्या होता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं और भारत की छोड़ देते हैं, पर वो भारत में कभी भी आ जा सकते हैं, बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। उन्हें वीज़ा की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। नोट में चलते हैं। नोट में क्या है, देश विरोधी कार्य करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। अब चलते हैं वीज़ा क्या होता है। वीज़ा देखते हैं, वीज़ा होता क्या है। वीज़ा का फुल फॉर्म होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन होता है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट अपने देश को छोड़ कर के दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। CAA क्या होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सन 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत की संसद, इसमें क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट क्या होता है, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर सन 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर के इस अधिनियम को लागू किया गया। दोस्तों जो पाकिस्तान के थे उन लोगों को भारत की नागरिकता देकर के इस अधिनियम को लागू किया गया। अब चलते NRC क्या होता है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजीकरण है जिसमें उन भारतीयों को नागरिकता के नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजीकरण विशेष रूप से असम के लिए ही बनाया गया था। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहाँ भागकर भारत चले आए। ये लोग धार्मिक प्रताड़ित ही नहीं बल्कि अपने देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर क्या किया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सन 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता प्रदान किया जाएगा। उन्हें क्या किया जाएगा दोस्तों, उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा क्या हुआ था दोस्तों, असम से कितने आए हुए थे, 19 लाख, लगभग 19 लाख
1971 ईस्वी में आए हुए थे। 19 लाख शरणार्थी आए हुए थे असम से भारत में। तो चलते हैं अगले। सन 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। तो दोस्तों क्या हुआ, सन 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर के कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास क्या है दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा कि आप 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करेंगे। यदि आप 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और आपको डिस्ट्रिक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा। एनपीआर क्या होता है, चलिए देखते हैं एनपीआर क्या होता है। एनपीआर क्या होता है चलिए देखते हैं। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम सन 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार में यानी कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा प्रस्तुत होगा। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, सही जनसंख्या का आंकड़ा प्रस्तुत होगा। तो चलिए इसी के साथ इस प्रकार से हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं हम। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, जिसमें भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं, 12 से 35 तक का जिक्र किया गया है भाग 3 में। और हमने आज पढ़ा था पूरा भाग 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कौन सा भाग कर चुके हैं कंप्लीट दोस्तों, आज हम भाग 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 5 से 11 तक का वर्णन किया गया है। जिसमें अनुच्छेद कितने हैं, 5 से 11 तक का वर्णन किया गया है। और भाग हम 1 पहले ही देख चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर के 4 तक का वर्णन किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।